1947 जब एक देश दो हिस्सों में बंटा, इंडिया और पाकिस्तान, उसी समय कश्मीर भी एक उभरता हुआ राष्ट्र के रूप में जाना गया। आइए जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और उसका आधा से ज़्यादा भूभाग अपने कब्जे में ले लिया और कैसे कश्मीर आकर के इंडिया के साथ मिला। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देंगे, तो कृपया करके इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो POK है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो आज भी पाकिस्तान वाले कब्जे में है। यह एरिया भारत के उत्तर दिशा में है, जो कि पूरा हिमालयी क्षेत्र है। ये पूरे पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है, पूरा वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। कश्मीर को लोग जन्नत ही बोलते हैं। वाकई में ये जन्नत जैसा दिखता भी है, क्योंकि पूरे बर्फीले जो पहाड़ियाँ हैं, जो हरे भरे फॉरेस्ट हैं, सच में ऐसा लगता है कि कोई सचमुच जन्नत ही है। लेकिन पिछले 70 सालों में मिलिटेंटों द्वारा ये पूरे स्वर्ग को नर्क बना के रखा हुआ है। तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे कश्मीर आखिर नर्क बना। साल 1947 में जब दोनों देशों का बंटवारा हुआ, उसी समय पाकिस्तान और इंडिया में अलग अलग रियासतें थीं। रियासतों को एक करने की होड़ लगी हुई थी कि कौन किसके साथ जाना चाहता था, क्योंकि उस समय कहा गया था बंटवारे के बाद कि जो रियासतें अपने अपने स्वेच्छानुसार दोनों देशों के साथ मिल सकती हैं, उनके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। या तो फिर अगर वो नहीं मिलना चाहती तो खुद को अपना एक स्वयं देश बना करके रह सकती हैं। उस समय हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ ऐसे 3 रियासतें थी जो अपने आप को एक स्वतंत्र देश रखना चाहती थी। जूनागढ़, हैदराबाद को किसी भी तरह से इंडिया के अंदर मिला लिया गया, लेकिन कश्मीर अपने आप को स्वतंत्र रखने में कायम हो गया। लेकिन आज़ादी के 3 महीने बाद, यानी 31 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ के जो लोकल कबीलाई विद्रोही थे उनके साथ मिल करके कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने का कारण यह था कि जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने न तो इंडिया के साथ मिला न तो पाकिस्तान के साथ मिला। उनका न मिलने का कारण यह था कि जो वहाँ की प्रजा थी वो एक मुस्लिम बहुल थी, और उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इंडिया के साथ मिलता हूँ तो इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है। अगर मैं पाकिस्तान के साथ मिला तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी प्रजा है वो मुस्लिम कंट्री है, उनके साथ मिल करके हमारी गद्दी भी पाकिस्तान छीन लेगा। इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए राजा हरि सिंह ने यह फैसला किया कि वो एक स्वतंत्र देश रहना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने 3 महीने बाद ही कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। हमला इतना बेजोड़ था कि राजा हरि सिंह देख नहीं पाए। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के जो लोकल कबीलाई विद्रोही थे बारामूला तक पहुँच गए। वहाँ पे लोगों को मारते, काटते, पीटते बारामूला क्षेत्र तक पहुँचाए। इतना देखते हुए राजा हरि सिंह ने आनन फानन में कश्मीर से दिल्ली आए। दिल्ली आ करके जो वहाँ के भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, उनके साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरह से पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के जो लोकल विद्रोही हैं उनके साथ उनके हाथों हमको बचाया जाए। पंडित नेहरू ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तब तक आपकी सहायता नहीं कर सकता जब तक कि आप हमारे साथ विलय पत्र पे साइन नहीं कर देते। महाराजा हरि सिंह की तरफ 2 रास्ते थे, या तो वो पाकिस्तान के हाथों अपना पूरा क्षेत्र गंवाएं या फिर भारत के साथ मिल करके भारतीय सेना का मदद लें। राजा हरि सिंह ने अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए इंडिया के साथ मिलने का फैसला किया। जब उन्होंने भारत के विलय पत्र पे साइन किया, उसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में गई और वहाँ जा करके जितने भी पाकिस्तानी फौज थी और जो वहाँ के लोकल विद्रोही थे उनको मार करके, खदेड़ करके कश्मीर से बाहर किया। हालांकि पूरे कश्मीर से बाहर नहीं कर पाए, इसका भी कारण है क्योंकि हमारी सेना जब वहाँ लड़ रही थी वहाँ के विद्रोहियों से, पाकिस्तानी आर्मी से, जब वो LOC के पार यानी POK वाले एरिया में पहुँच चुकी थी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का आदेश आया कि हमारी सेना उसके आगे न बढ़े। भारतीय सेना ने कहा था उस समय कि अगर हमें केवल 2 दिन का मौका मिल जाए तब इन सभी को पूरे कश्मीर से बाहर कर दें। लेकिन पंडित नेहरू ने ऐसा करने से मना कर दिया। पंडित नेहरू ने सीधे तौर पर कहा कि यह मुद्दा हम लेकर सीधे जाएंगे UNO यानी अमेरिका,
यूएनओ में जाकर के इस पूरे मसले का हल निकलेगा। उसके बाद हमारी सेना वहीं तक रुक गई। अप्रैल 1948 में जब दोनों देश यूएनओ पहुँचे तो वहाँ से यह फैसला आया कि सबसे पहले जो डिस्प्यूटेड एरिया है यानी पीओके, वहाँ से दोनों देश अपनी सेनाओं को हटाएं यानी कम करें। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों अपनी सेनाएं को कम किया, लेकिन वह एरिया पीओके जो आज भी पाकिस्तानी कब्जे में है, केवल यही गलती नेहरू ने की थी कि अगर उन्होंने भारतीय सेना को नहीं मना किया होता तो आज जो ये 70 सालों से जो घाव बना हुआ है आज ये खत्म हो गया होता, ऐसी कोई झंझट नहीं बचती। लेकिन 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी क्षेत्र में बांट दिया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, जिसके चलते वहाँ का जो असेंबली था, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो सिस्टम वहाँ से ख़त्म कर दी। क्योंकि जब वहाँ यूनियन टेरिटरी बन गई तो वहाँ सीधे पावर सेंटर का हो जाता है, किसी स्टेट का कोई इंटरफेयर वहाँ पे नहीं होता है, जो आने वाले समय में भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। आज वहाँ हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कश्मीर पूरा था, जब वहाँ पर धारा 370 और 35 से सभी थे, तब वहाँ गैर कश्मीरियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती थी। आप वहाँ ना तो घर ले सकते थे, न ज़मीन खरीद सकते थे, न कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते थे जो वहाँ के लिए लागू होती है। वहाँ के लोग भले ही इंडिया के अंदर कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी ज़मीन ले सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गैर कश्मीरी कश्मीर के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकता है। बस वो केवल एक टूरिस्ट की तरह जाएगा, घूमेगा और घूम करके फिर अपने घर आ जाएगा। जिस दिन पीओके भारत के हिस्सा में आ जाएगा, उस दिन वहाँ से पूरे में जो मिलिटेंट है, जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद वहाँ पे टूरिस्टों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाए। क्योंकि जियोग्राफिकल लोकेशन के तहत पीओके और जम्मू कश्मीर बहुत ही अट्रैक्टिव एरिया है, जो लोगों को घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, जिसके चलते जब पीओके इंडिया के अंदर मिल जाएगा, उसके बाद वहाँ घूमने लायक बहुत ही अच्छी जगहें हैं। अच्छी जगहों में अगर पीओके की बात की जाए तो आज भी वहाँ हिंदू धर्म की ऐसी 3 मंदिरें हैं जो 5000 सालों से अस्तित्व में हैं। लेकिन आज की परिस्थितियाँ वहाँ पे ऐसी हैं कि वो तीनों मंदिर आज एक खंडहर के रूप में हैं। आइए जानते हैं कि पीओके के अंदर वो कौन कौन सी मंदिरें हैं जो आज अस्तित्व तो उनका है, लेकिन केवल एक खंडहर के रूप में है। तो सबसे पहले जो मंदिर आता है वो शिव मंदिर है। शिव मंदिर ऐसा कहा जाता है कि मीरपुर के एक उत्तर पूर्व में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर प्राचीन काल से मध्यकाल तक बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। इस इलाके के आसपास हिंदू बहुसंख्यक में थे। हिंदू के साथ साथ यहाँ जैन, बौद्ध और भी धर्मों के लोग यहाँ रहते थे। उसके बाद जो दूसरी मंदिर है वो आती है शारदा देवी मंदिर की, जो मीरपुर में ही स्थित है। मीरपुर कभी हिंदू बहुल इलाका होता था। आज़ादी के पहले यानी बंटवारे से पहले मीरपुर जो जगह है वो कभी वहाँ हिंदू बहुसंख्यक में थे, लेकिन बंटवारे के बाद जब दोनों देश आपस में बंटे, उस समय धीरे धीरे वहाँ से हिंदुओं की संख्या कम होने लगी। यानी पाकिस्तान द्वारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कब्जा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से धीरे धीरे शारदा देवी मंदिर जो प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक फेमस रही। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर उस रास्ते से पैदल कैलाश यात्रा की थी और वहाँ से कैलाश यात्रा तक गए थे। तो पीओके के ऊपर कुछ यही थी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।